जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी कॉम्पिटिटरों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आ जाइए एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों के लिए मैं लक्ष्य बैच लेकर के आया हूँ और यह लक्ष्य बैच आपके लिए जो है आया है, तो जिसमें हिंदी के लिए मैंने सुपर सीरीज स्टार्ट किया है, हिंदी सुपर सीरीज प्रैक्टिस। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हिंदी सुपर सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और उससे संबंधित आपके लिए ये क्वेश्चन ले आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पेट की डेट को घोषित कर दिया है और जो पेट में हिंदी आने वाली है ये बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हिंदी है आपकी, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी हिंदी आती है ना। और चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, अदरवाइज कोई भी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। तो इसीलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें कोट कोट धन्यवाद। और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कर दें और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और एक बात और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि पता है कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख करके उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी वीडियो के मिडिल में या लास्ट टाइम पे ही होती हैं, या बेहतर जो चीज़ें होती हैं वो लास्ट टाइम पे ही रखी जाती हैं। ओके, तो आप लोग पूरा देखना ना भूलें, पूरा देखा करिए बिना स्किप किए हुए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलिए जैसा आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब आपको बताना है मेरे बाबू कि कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्जवल। देखो बाबू, इसमें दो वर्ड तो बड़े प्यारे हैं और बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। नंबर एक उज्जवल, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पुष्पांजलि। अब आप देखिएगा यहां पर ये तो दोनों के दोनों तत्सम है आपके, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वर्तनी के रूप में एकदम शुद्ध है, उसमें कोई समस्या नहीं है। भास्कर भी आपका शुद्ध है। निरापराध आपका वर्तनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि निरापराध ना हो करके निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। ये निरापराध लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? निरपराध होता है बाबू। क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, अमृत तो तत्सम शब्द है। अमी भी होता है, शुदा भी होता है, मधु भी होता है और अमी भी होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? आम का पर्यायवाची होता है रसाल। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कहता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखें और जवाब दें इसका। क्या बोला कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अब आपको बताना है कि संबंध कारक वाला वाक्य कौन सा है। तो पहले तो आपको कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे कहा गया प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा चतुर्थे संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना कष्ट संबंध का के संबंध का ही पूछा है। पहली बात, संबंध क्या है? ये खष्टी होता है। ठीक है, सप्तमी अधिकरण में पर तो यहाँ पर संबंध क्या हो गया? खष्टी हो गया। राम खाना खाता है जी नहीं। राधा का कुत्ता बहुत तेज भागता है, तो खष्टी का का होता है? का के की। ये उसका क्या होता है? उसकी निशानी होती है। तो
तो इसमें तो दिया है का दिया है। चलिए आगे और पढ़ लेते हैं। राम ने रावण को मारा, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को, तो इसमें प्रथमा और द्वितीया है। क्या क्या है इसमें? प्रथमा और द्वितीया है, ठीक है, प्रथमा और द्वितीया है इसके अंदर। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो इसमें भी क्या है? द्वितीया है। माँ अपने बच्चे को मारती है, द्वितीया हो गया, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद मुक्त होगा? तो अब बताइएगा। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, देश भर के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है? इसका सब लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा जवाब? सब लोगों के जवाब आने चाहिए, प्लीज सब लोग इसका जवाब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सब लोग जवाब करेंगे भाई, बताइएगा कौन सा पद बंद होगा? तो इसमें मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? संज्ञा पद बंद होगा कि देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये संज्ञा कही गई, संज्ञा है, क्योंकि देश भर के युवा मतलब जितने भी युवाओं को संबोधित किया गया है संज्ञा के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखिए क्वेश्चन आ गया अगला। क्या कहता है आपसे? ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे मुझे, बताइए। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब देखिए वाच्य पहले जानना चाहिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कृतिवाच्य, सेकंड होता है कर्मवाच्य, और थर्ड क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया? पत्र लिखा जाता है, तो इसमें कर्म हो रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें किस पर जोर दिया गया? कर्ता पर दिया गया, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ता पर जो जोर दे वो कृतवाच्य होता है। सीता पत्र लिखती है, मतलब सीता पर फिर जोर दिया, ये भी कृतवाच्य है, ये भी कृतवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब इसमें भाव प्रकट कर रहा है कि बड़ा दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं। जैसे मान लो पुलिस वाले ने आपको बहुत पीटा और आप घर गए कहते हो बहुत दर्द कर रहा है, बैठा नहीं जाता, जब थके हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये भाव हो जाते हैं, भाववाच्य हो जाता है, ठीक है। तो ये भाववाच्य है, ये कृतवाच्य है, और ये क्या है? ये कर्मवाच्य है। ध्यान दीजिएगा, पत्र लिखा जाता है, तो यह आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में यह स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब आपको ये बताना मेरे बाबू, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब बताओ ना, बताओ, तुरंत बताओ कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो वेदना है, अध्याय है, त्याग है या नेत्र है? तो याद रखिएगा, वेदना जो शब्द है इसमें वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी के बाकी तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों पुल्लिंग हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग इसका जवाब करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। अब आपको बताना क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा क्या है? गांव है। उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी मेरा गांव है के पीछे, अब आपको बताना क्या है? क्रिया विशेषण बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, उस पहाड़ी के पीछे ये मेरा गांव है, तो उस पहाड़ी के पीछे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्रिया क्या है? पीछे है ना, उस पहाड़ी क्या है ना, ये क्रिया विशेषण है। उस पहाड़ी के पीछे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे देखिएगा,
वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? अब देखो मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे हैं, 10 दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार में कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10 दशाएं मानी गई हैं। विलाप लेकर के, विलाप से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे बिछड़ेपन का होता है, विलाप होता है, ये सब कुछ होता है। ये श्रृंगार रस की कितनी दशाएं हैं वियोग के? वो 10 दशाएं होती हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, अच्छे से देखना इसको। क्या दिया है? दिया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? अब आपको बताना है विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लग जाए तो हर कुछ विस्मयादि बोधक हो जाएगा, है ना, उसके अर्थ भी तो होना चाहिए विस्मय जैसे। तो देखिएगा, साधु साधु, आपने बड़ा अच्छा काम किया, साधु साधु, आपको कोटि कोटि बधाई हो, है ना। और सेकंड क्या दिया है? सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, आपके द्वारा किया गया कार्य बड़ा सराहनीय है, अति सुंदर है। शाबाश, जबरदस्त, क्या पूछना है, आप लोग भी कमेंट करके लिखिएगा, शाबाश। बाप रे बाप, मतलब ये तो दुख जैसे प्रकट कर रहा है, बाप रे बाप, ऐसे कैसे हो गया, है ना, ये कोई विस्मयादि बोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले में। अगला क्या दिया क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, हाँ ध्यान से देखें, क्वेश्चन को देखें, जवाब दें। दिया है वो ध्यान देना यहां पर, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी, सरथई बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो वरिहा समर्थ ही। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे बाबू, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग इसका जवाब करेंगे भाई, तुरंत क्विक जवाब करेंगे इसका। क्या है? बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथई, और आगे दिया बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ। ये पंक्तियां किसके लिए हैं? तो देखिएगा, इसमें क्रोध दिखाई पड़ रहा है, ये रौद्र रस है। कौन सा रस है? कौन सा रस है? रौद्र रस है, इसमें क्रोध दिखाई पड़ रहा है और लक्ष्य साधने के लिए सामने वाले को सचेत किया जा रहा है। आगे देखिएगा, उप विराम का चिन्ह कौन सा है? तो देखिएगा, ये तो वर्ध विराम का चिन्ह है, ये कोष्टक का है, ये प्रश्नवाचक है, यही आपका उप विराम का चिन्ह होता है। ये क्या होता है? उप विराम का चिन्ह होता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगले में, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? अब देखिएगा, अरे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोषती ना काहो से बैर। ये तो कबीरदास जी हैं, ठीक है। अरे पाथर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसका मतलब निर्गुण भक्ति शाखा के थे। ये कौन थे? निर्गुण भक्ति शाखा के थे, ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे। और ये ऐसा नहीं मानते थे कभी, ये कभी ऐसे नहीं माने। क्या नहीं माने? ये कि आप मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे ये, ठीक है। तुलसीदास क्या कहते हैं देखिएगा, अरे तुलसीदास जी के द्वारा क्या कहा गया उसको ध्यान से सुनिएगा। 2 लाइन है उनके, तुलसीदास जी ने कहा क्या कि अब मोहि
भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और इस बात को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो सगुण भक्ति शाखा के थे, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है। और इनके कवियों के विषय में कहा जाता है, इन महान कवियों के विषय में, अरे कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करहि प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, ये कवि बहुत बड़े कवि थे ये सब लोग, और उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ ये बहुत बढ़िया मतलब रचना किया, और आज हमारे हिंदू समाज में उसको एक ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है और लोग उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये किस काल के हैं? आधुनिक काल, सॉरी भक्ति काल के हैं। आगे दिया है अजंत के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। अब बताइए अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहां पर क्या है, ये पहली बात तो याद रखना, ये व्यंजन संधि है बाबू। कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। ठीक है, पहली बात तो ये कंफर्म होना चाहिए। सेकंड टर्मोलॉजी क्या है कि ये अच धन अंत होता है अजंत। तो इसमें क्या, व्यंजन संधि में एक रूल है, नियम है। नियम में क्या कहा गया कि किसी भी वर्ग का अगर पहला अक्षर पहले पद में है लास्ट में, और दूसरे साइड पर दूसरे पद में पहला अक्षर कोई स्वर है, ठीक है, आ ई उ में कोई स्वर है, तो वो जो पहला मतलब पहला अक्षर है पहले पद का, वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया। अच धन अंत बराबर अजंत, तो चा किस में? जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चा किस में कन्वर्ट हो गया? जा में कन्वर्ट हो गया। आगे चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है इसमें। देखो क्या कहा गया, बोला गया किसका प्रयोग, है ना, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो नदी को तो आप क्या बोल सकते हैं? नदियां बोल सकते हैं। ठीक है, साधु को साधुओं बोल सकते हैं, घर को घरों बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को प्रत्येकों नहीं बोलते हैं। इसको प्रत्येक को प्रत्येक ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक वचन में क्या होगा? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब प्रत्येक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? अब क्षणिक का विलोमार्थी क्या होता है ना? अक्षम्य नहीं भाई, शाश्वत जी कुछ हद तक, पल वो तो एक ही है, मणिक नहीं। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? क्षणिक का जो हो जाएगा विलोमार्थी वो क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा क्षणिक का अर्थ। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं और ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिए। कहा यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। बड़ा शौकीन था ये आदमी भाई, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। अरे भाई ये तो बड़ा शौकीन आदमी लग रहा है। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो इसमें बाबू जो सबसे उपयुक्त तो होगा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, ये बिल्कुल शुद्ध आपका हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। कर का मन का डारी के मन का मन का फेर।
इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा मेरे दोस्त, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बोराए जग जो पाए बोराए। अब बताओ किसका है ये है मेरे दोस्त यमक अलंकार। क्यों पता है? माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। इसमें मन शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, ठीक। अब प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हुआ है? अलग अलग हुआ है, इसीलिए यहां पर होगा अलंकार। कौन? यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? अब बताइएगा। शौर्य तो हास्य का हो नहीं सकता विलोम, उपहास तो होता नहीं, रुदन होगा इसका। क्या होगा? जब कोई हंस रहा होगा अगर रोने लगे तो वो उसका क्या हो जाता है? विलोमार्थी हो जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है फिर से, चलिए बताइएगा। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। चलिए दीजिए जवाब। क्या पूछा है? पूछा है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। मैं, वह, जो, कोई, बताइए कौन सा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें मेरे दोस्त अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है जिसमें कोई निश्चित नहीं है, तो कोई तो मैंने ऐसे ही बोल दिया जिसमें कोई निश्चित निश्चय नहीं है। कहा देखो कोई गेट पर आया और गेट को खड़खड़ाया, और वो कौन आया? वह कौन है जो कोई आया। अब वो कौन आया ये तो भगवान जाने, है ना। वहां पर कोई जाएगा, अरे कहाँ कोई जाएगा? कौन जाएगा? कम से कम कुछ तो बताओ। तो यहाँ जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, ठीक है। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अब देखो उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपरो प्लस उक्ति, ऊपर प्लस उक्ति, ऊपरी प्लस उक्ति, ऊपरी प्लस युक्ति। अब देखिएगा तो यहां पर हो जाएगा ऊपर प्लस युक्ति, है ना। ऊपर प्लस युक्ति यहां पर हो जाएगा, और इसमें देखिए क्या हो जाएगा? छोटी ई प्लस ऊ बराबर या हो जाता है ना। छोटी ई प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है? ई या हो जाता है। आप इसको ध्यान से इसका देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये संधि कौन सी हो जाती है? ये संधि हो जाती है यण संधि है। कौन सी संधि है ये? यण संधि है, ठीक है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिएगा। कोई त्रुटि ना होने पर उत्तर डी दीजिएगा। अब बताइएगा, अब यहां पर पढ़ना है। कृपया आप ही यह बी में है बताने की कृपा करें, बी है कि दिल्ली कब चलना है, और डी में है कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिएगा यहां पर दिया कृपया आप ही, यहां तो पहले ही गड़बड़ लग रहा है मुझे लगता है। हाँ, ये कृपया यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कृपया गलत है, कृपया गलत है, बिल्कुल कृपया नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। दुम दबा कर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्पों में से कौन सा है? तो दुम दबा के भागना का मतलब क्या होगा? डरा कर भागना, बिना डर के भागना, डर कर भागना, डर कर भगाना। तो देखिएगा दुम दबा के भागना मतलब होता है डर कर भागना। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ देखिए इसका क्या दिया है? कौन सा वाक्य सात्य बोधक भविष्य काल में है? अब बताना इसमें कौन सा वाक्य सात्य बोधक भविष्य काल में है? कौन सा वाक्य सात्य बोधक भविष्य काल में है?
जवान देश की रक्षा सेवा करते रहेंगे, शायद विनोद चला गया, मैं लखनऊ जाऊंगा, कृष्णा मुरली बजाएगा। अब ये थोड़ी ना पता है कि कृष्णा मुरली बजाएगा कि नहीं बजाएगा, भाई उसकी मर्जी ना बजाए तो जबरदस्ती आप बजवाएंगे क्या? कृष्णा मुरली बजाएगा, अब उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं बजाएगा भाई। तो यहाँ पर कोई सातत्य बोधक भविष्य काल नहीं है कि नहीं ये होगा ही ऐसा। मैं लखनऊ जाऊंगा, क्या पता आप लखनऊ जाते हैं कि बाराबंकी जाते हैं कि आप रायबरेली जाते हैं, अब किसी को क्या मालूम है ना। आगे देखो, तो ये तो दोनों नहीं होंगे। शायद विनोद चला गया हो, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि वो चला गया कि नहीं गया, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये सातत्यबोधक तो हो नहीं सकता, सातत्यबोधक नहीं होगा। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये बिल्कुल सत्य है, ये कोई भविष्यवाणी इस तरह से नहीं है, लेकिन ये सब कोई जानता है कि जीवन पर्यंत जब तक देश है तब तक जवान जो है बॉर्डर पर देश की रक्षा करते रहेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, चलिएगा अगला है टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है? हिंदी अनुवाद क्या होगा टेस्टिमोनियल का? तो अनुशंसा पत्र, स्तुति पत्र या प्रमाण पत्र। तो बाबू इसका क्या होता है? प्रमाण पत्र होगा। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होगा प्रमाण पत्र। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिएगा। पूछा है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है बताना है आपको। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी किसका नाम है आप बताएंगे? कालिंदी नाम है आपकी यमुना मैया का। किसका? यमुना जी का। ठीक है, ये कालिंदी है। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अतिशयोक्ति, आर्तिशयोक्ति, अर्तिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। देखिए अति इसमें उपसर्ग लगा है और शयोक्ति है, तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, कहा गया ना कि सामने कोई भी आदमी कह दिया कि वो तो बड़ा पैसा वाला, इतना पैसा वाला है कि पूरे विश्व को खरीद ले। अरे है पैसा वाला, मानते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा तो नहीं है यार कि पूरे वर्ल्ड को खरीद लेगा वो, है ना। चलिए आगे देखो। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसको देखेंगे। देखिए और थोड़ा छोटा कर दें क्या? चलिए क्या कहा इसमें कि विकृति आकार, भेष, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न क्या होगा? आप बताइए, कोई आदमी विकृति हो, मतलब अष्टावक्र हो, 8 जगह से ऐसे ऐसे टेढ़ा हो, ऐसे ऐसे चल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे तो है ही ना, उसको देखकर नहीं हंसेंगे? जरूर हंसेंगे आप लोग। ठीक है, तो विकृति आकार हो, उसका वेशभूषा अजीब सा हो, पता चले शर्ट पहने हैं ये ऊपर एक नीचे, है ना, बटन से इसे बंद ना हो, ऊपर नीचे हो, है ना, बोली भाषा उसकी जो भी हो, चेष्टा व्यवहार, तो इससे क्या आप में पैदा होगा? हास्य रस पैदा होगा। ठीक, कौन सा रस पैदा होगा? हास्य रस पैदा होगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से विशेषण है। अब इसमें विशेषण कौन सा है आपको बताना है। तो देखिएगा लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। तो इसमें देखिएगा शांत आपका विशेषण होगा और लंबाई, समझ और बुढ़ापा ये आपका क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी सर, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और शांत आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये क्या कहता है आपसे, देखिएगा। चलिए पूछा है कि किस, हाँ ठीक है, चलिए किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है। यति समझ रहे हैं, रुकावट जो थोड़ा सा आता है। तो सवैया होगा, रोला होगा, हरि गीतिका होगी, दोहा होगा। तो दोहा तो आप जानते हैं 13 11 13 11 ये होता है। सोरठा क्या होता है? 11 13 और
11 13, ये जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हरिगीतिका जो होती है इसमें 28 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। या तो इसमें 14 14 होंगी या 16 12 मात्राएं होंगी, इनके बीच में यति लगा होगा, ठीक है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आप देखेंगे पापी, निष्पाप, निशा, पाप। तो पापी तो है नहीं ना, तो ये पाप है, दो तो पहले खत्म। निशा बचे, निष्पाप बचे। अगर निशा में से निस निकाल देंगे तो बचेगा क्या? उसमें कुछ नहीं बचेगा, ये भी खत्म होगा। क्या? निष्पाप हो जाएगा, ठीक है। निस प्लस पाप इक्वल निष्पाप, निस प्लस पाप बराबर निष्पाप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर ने अगला क्या कहता है। चलिए देखिएगा, इसको जवाब दीजिए सब लोग। सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। आप बताइएगा सर्प के लिए यहां पर पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चुनना है आपको। ब्याल भुजंग उरग, ब्याल भुजंग उरग, ब्याल भुजंग उरगु, बयाल भुजंग उरग। तो सांप के लिए बाबू जो पर्यायवाची होती है, देखिए यहाँ तो दो दो ये सब इकट्ठे हैं। इसमें जो है पहला शब्द में प्रॉब्लम थे, देखिए सब में थोड़ा थोड़ा अलग था, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें उर्गू कर दिया है तो ब्याल सही किया था। तो ये ब्याल भुजंग उरग जो है ये होती है सांप की पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो आप लोग बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा? गार्ड है, सूटकेस है, कारतूस है या अलमारी है? कौन सा शब्द जो है फ्रांस भाषा से या फ्रेंच भाषा से लिया गया? तो वो कौन सा है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सा? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और जो गार्ड है और सूटकेस है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है ये? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सा? गार्ड और सूटकेस है, ठीक है। याद रखना है इसको मेरे बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए ध्यान से देखिएगा, जवाब दीजिए। पूछा है नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास होगा? अब नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव भोलेनाथ की बात कर रहे हैं भाई। बम बम भोले बम बम। देखिएगा यहाँ पर नीलकंठ में कौन सा है? कर्मधारय है जी, ये नहीं होगा। तत्पुरुष होगा? नहीं होगा। दिगु होगा? नहीं होगा। इसमें होगा क्या? बहुब्रीहि होगा। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका अर्थात महादेव कैलाशी घट घट के वासी। याद रखिएगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। आगे, रेखांकित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? आप देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा समास है। कौन? यही रेखांकित कौन सा समास है? दिया है रेखा पर अंकित या रेखा में अंकित, रेखा से अंकित, रेखा के लिए अंकित। देखिए हो सकता है ये रेखा के लिए अंकित हो जाए, अंकित के लिए रेखा हो जाए, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पर रेखा में अंकित मतलब रेखा में क्या अंकित करना है आपको? रेखा पर अंकित। बात तो वही है, मैं करो चाहे पर कहो, रेखा पर। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। रेखा से अंकित मतलब कोई शब्द लिखा है उसको रेखांकित करना, रेखा यहाँ पर अंकित कर देना मतलब हाईलाइटेड कर देना, रेखांकित कहलाता है। रेखा से अंकित तो क्या हो जाएगा? कि कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीय रेखा से अंकित। ओके चलिएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इसको बताइएगा,
कहता है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। भरत मुनि ने कितनी रसों की संख्या मानी है? 8 मानी है। शांत रस को वो रस ही नहीं मानते। शांत रस जो निर्वेद है उसको भरत मुनि के द्वारा रस की संज्ञा नहीं दी गई, याद रखना इसको भी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, पहचानना है। तो आप बताओ, यहाँ पर कारण है, बंदर है, लोहा है, दूध है। तो बताइएगा, लोहा को तो कहते हैं तत्सम में क्या, लौह कहते हैं। दूध को तो दुग्ध कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दुग्ध कहते हैं। बंदर को क्या बोलते हैं, बानर कहते हैं। ठीक है, कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कारण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे पढ़िएगा। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? राष्ट्रपिता ने राष्ट्र कवि का सम्मान किसको दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत जी को? तो याद रखिएगा मेरे बाबू, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। राष्ट्र कवि हमारे कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनको महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। ये तो हो गया, राष्ट्र कवि वाला हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? अब इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो मारवाड़ी तो बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी भी बोली जाती है, मारवाड़ मेवाड़। और मगधी नहीं बोली जाती। मगधी तो यूपी में बोली जाती है, मेवाती भी बोली जाती है राजस्थान में। तो मगधी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? मगधी हो जाएगा। ठीक है, मगधी कहाँ बोली जाती है? मगध क्षेत्र में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है। ओके, जो ना दिखाई पड़े के लिए दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? कौन सा होगा बाबू, बताइए ना। अगोचर होगा, अदृश्य होगा, अगोचर होगा या अगोचर होगा? ध्यान देना, गौर करिएगा। अदृश्य होगा, जो आपको ना दिखे, केवल दिल में फील करें, वो क्या होता है? वह अदृश्य होता है। फिर भी हम याद करते हैं उसको। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या दिया है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप बताइएगा, मिलाप में कौन सा है? तो देखिए, इसको तो हर आदमी को जानना चाहिए। मेल मिलाप की बात है कि नहीं? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए ना। देखिए, मिल में से अगर आप जो है प्रत्यय को ही निकाल दोगे, पहली बात तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। आप, अच्छा पूछा है मिलाप में कौन सा है, तो मिल प्रत्यय। अब मिल तो पहले आ जाएगा ना, ये तो उपसर्ग होना चाहिए, प्रत्यय तो होगा नहीं। तो लास्ट का देखना है, सेकंड टर्म का देखना है। तो बताओ, अप डाउन, नो डाउन। लाप, लाप नहीं लाफर। इसमें क्या होगा पता है ना? आप हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? मिल धन आप। किससे मिले आप? तभी तो हुआ मिलाप, है कि नहीं? जिससे मिले आप, उससे हुआ आपका मिलाप। यही है आपका प्रत्यय। ओके, जिससे मिले आप। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा होता है? देखिए, समृत और विवृत दो प्रकार के वर्ड होते हैं। एक में मुंह बहुत खुलता है, ये विवृत होता है। वो समृत होता है। ठीक, पूछा है कि बड़ा भी हो और विवृत भी हो। तो बताओ, ये बड़ा है, ये भी बड़ा। ऊ, नो, ए, आ, क्या हो जाएगा? आ। दीर्घ है, विवृत स्वर है, आ हो जाएगा। ठीक। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो ये मेरे दोस्त वर्णिक छंद है। कैसा छंद है?
वैदिक छंद होता है उपेंद्र वज्रा। जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से गहनता से आपको अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, चलिए देखिएगा इसमें क्या कहता है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। भाई बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। अरे जो आपको बिना पलक झपकाए देखता हो उसके लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे बताइए। जो आपके सामने बैठा हो, पलक ना झपकाए, केवल आपको देखे जाए देखे जाए देखे जाए, क्या कहेंगे आप उसको? बोलेंगे अपलक, अपालक, अझापक, अझपक नहीं, अपलक बोलेंगे। मतलब पलक तक नहीं झपकाता, इतना आपको देखता है सामने वाला। ठीक है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। भैया करते हैं व्यवस्थित, थोड़ा सा वेट करिए जी, बस इतना। अब व्यवस्थित कर देते हैं इसको। प्राचीन काल में क्या हुआ था? प्राचीन काल में भाई, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, तो पहले ला आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? जिससे ला के बाद क्या आ जाएगा? हाँ, ला के बाद रा आ जाएगा। देखो क्यों? जिससे एक व्यक्ति, फिर इसके बाद वाह, फिर वाह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर, फिर इसके बाद यह आ जाएगा अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। ओके, चलिए ये मुझे लगता है आज का लास्ट आंसर था, क्वेश्चन था जी। बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट है, समझ लेना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके होना चाहिए। तो 1 में होना चाहिए था ला, ला, ला के बाद रा और वाह या, ऐसा होना चाहिए। किसी में रा, ला, वाह, या होता, किसी में क्या हो जाता? या, ला, रा, वाह। इस तरह से करके चारों ऑप्शन आपके कंप्लीट कर लेता। क्या हो जाता है इसमें? वाह, ला, या, रा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ला, रा, वाह। ओके, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। आप लोग अपने कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार फिर से मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल जरूर आइकन कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचे। ओके, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।